हम समझना चाहते हैं कि हमारे पास हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक, एक है हाइपोटोनिक और एक होता है, यहाँ लिखते हैं हम आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या है? सपोज हमारे पास ये कोई बॉडी का कोई सेल है और ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। सेल के इर्द गिर्द ये स्पेस, इसको हम कहते हैं ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। अच्छा, अब यहाँ पर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है? ये जो हम टर्म यूज करते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पार्टिकल्स हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है तो वहां पर हम कहते हैं देयर आर सॉल्वेंट। हम पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में मोर सॉल्वेंट है। सपोज यहाँ पर है मोर सॉल्वेंट, यहाँ पर हम वाटर लेते हैं, मोर सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट आर इन लेस कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर ऑफ द सेल। सेल के अंदरूनी उसका जो माहौल होता है उसके मुताबिक यहाँ बाहर, सेल के बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। हम कंपेयर करते हैं सेल के इंटीरियर के साथ। यहाँ पर ये सेल का इंटीरियर है, सेल के अंदर कंडीशन क्या है? सेल के अंदर इट हैज लेस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट से हमारा मतलब होता है वाटर। सेल के अंदर लेस सॉल्वेंट है लेकिन यहाँ पर मोर सॉल्यूट है, सॉल्यूट ज़्यादा है। अब ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक सेल के बाहर एक सेल के अंदर। सेल के बाहर कंडीशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल मीडियम ऑफ द सेल मोर सॉल्वेंट है और लेस सॉल्यूट है। जब हम कंपेयर करते हैं सेल के अंदरूनी इन्वायरमेंट के साथ और अंदर सेल में लेस सॉल्वेंट मोर सॉल्यूट है, तो सेल के इंटीरियर के मुताबिक उसके मुकाबले में जो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। क्या है ये? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपोटोनिक कंडीशन है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है? जब एक साइड पे मोर सॉल्वेंट लेस सॉल्यूट हो और दूसरी साइड पे उसका अपोजिट हो, लेस सॉल्वेंट और मोर सॉल्यूट हो। अब सेल का ये जो आउटर स्पेस है यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास है हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की ज़्यादा है। सेल का इंटीरियर हम इन्वायरमेंट करते हैं, बाहर के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं तो सेल के इंटरनल साइड पे लेस सॉल्वेंट है और मोर सॉल्यूट है। जब इस तरह का इन्वायरमेंट हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो ये हमारे पास सेल के अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपरटोनिक कंडीशन या सॉल्यूशन सेल के अंदर मौजूद है। तो ये दो किस्म के हमारे पास इन्वायरमेंट हो गए, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, और दोनों को हम मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे हम कंपैरिजन करते हैं कि किस साइड पे सॉल्वेंट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये हाइपरटोनिक है फिर ये हाइपोटोनिक है। फॉर एग्जांपल इस सेल में यहाँ पर सेल का जो एक्सटीरियर या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है बनिस्बत सेल के अंदर, तो बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है अंदर कम है, और सॉल्यूट बाहर कम है अंदर ज़्यादा है। तो सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास हाइपोटोनिक है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा है। इसके मुकाबले में सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो इंटरनल को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है?
when concentration of solvent and solute is same on both sides. क्या है? when concentration of solvent plus solute is same on both sides. दोनों साइड पे कंसंट्रेशन सेम हो, 50% 50%, यहाँ पर दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट हो, तो हम कहते हैं ये हमारे पास आइसोटोनिक है. आइसो मीन्स सेम. और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को हम टोनिसिटी कहते हैं, या फिर कम है या फिर ज़्यादा है, तो ये टोनिसिटी कहलाता है. और आइसो का मतलब है सेम. तो जब सेल के दोनों साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट सेम हो तो वो हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा. अगर बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हम उसको हाइपोटोनिक कहते हैं. और अगर सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा. अब यहाँ पर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट सेल के अंदर है, तो बाहर से हाइपोटोनिक से वाटर पे सेल के अंदर एंटर होगा और हायर से लोअर की तरफ जाएगा. तो ये हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशंस हो गए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी, या फिर मुख्तलिफ जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं प्लांट्स और एनिमल सेल के ऊपर, इनका असर क्या होगा. इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑन प्लांट सेल. वही हमारे पास एनिमल सेल की तरह हम कोई एक प्लांट सेल लेते हैं, उसको 2 किस्म के सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक और फिर हाइपोटोनिक में. तो पहला हम लेते हैं इसको, हम रखते हैं हाइपोटोनिक में, और फिर हम रखते हैं हाइपरटोनिक में. और कोई प्लांट सेल हम लेते हैं, वही हमारे पास उसी तरह का कोई बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या डाला है, पानी, जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. अच्छा, ये बीकर है, इसमें इट इज फुल ऑफ वाटर. यहाँ पर हम रखते हैं कोई भी प्लांट सेल हम रखते हैं. ये एक प्लांट सेल है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. ये क्या है, ये हमारे पास प्लांट सेल है. अच्छा, पहले हम रखते हैं प्लांट सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में. क्या मतलब है हाइपोटोनिक का, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें क्या होगा, मोर सॉल्वेंट होगा, और जो इनसाइड द सेल है, सेल के अंदर लेस सॉल्वेंट होगा. और दूसरी साइड पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट कम है. तो इस किस्म के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. प्लांट सेल को हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा है. अब क्या होगा, बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये है ये है हमारे पास हाइपोटोनिक हैविंग मोर सॉल्वेंट. अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट पे हमने सेल को रखा, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर इंटर होंगे, चारों साइड से. इनफैक्ट हर एक तरफ से सेल के अंदर सॉल्वेंट इंटर हो रहा है, क्योंकि सेल को हमने रखा है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट पे. अब प्लांट सेल हमने रखा है यहाँ पर, तो इफेक्ट क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट प्लांट सेल के ऊपर क्या होगा. तो सबसे पहले इंडोऑस्मोसिस होगी. पहला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, उसी तरह इंडोऑस्मोसिस होगी. मतलब वाटर इंटर्स इनसाइड ऑफ द सेल. सेल के अंदर पानी इंटर हो रहा है, बीकर के बाहर का जो माहौल है वहां से सेल के अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू पानी इंटर हो रहा है, ऑस्मोसिस है. नेक्स्ट जो है, सेल क्या हो जाएगा, सेल बिकम्स टर्जिड. सेल टर्जिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. नेक्स्ट
कंटिन्यूसली अगर पानी इंटर हो रहा है, मजीद पानी इंटर होगा, तो फिर क्या होगा, सेल और भी रिजिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, बट सेल तो टर्जिड हो गया, बट इट विल नॉट रप्चर। एनिमल सेल की तरह ये रप्चर नहीं होगा, इसका जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था सेल वॉल, कि कौन से सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है, तो उसमें एक हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, सेल के अंदर पहला जो लेयर है वो सेल वॉल है। तो प्लांट सेल डज नॉट रप्चर बिकॉज, रीजन क्या है उसकी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। सेलुलोजिक सेल वॉल मौजूद है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मिडिल लेवल, हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं, और वो बिल्कुल सख्त है, रिजिड है, और सेल का जो ओवर एक्सपेंशन है उसको रोकता है। तो ये सेल सिर्फ टर्जिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, लेकिन ये रप्चर नहीं होगा। तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक सोल्यूशन का प्लांट सेल के ऊपर असर होता है। जब हम प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ इंटर होती है मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइपरटोनिक है और बाहर हाइपोटोनिक था। अब कंटिन्यूसली वाटर इंटर हो रहा है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद सेल टर्जिड हो जाएगा, अगर मजीद वाटर इंटर होगा तो सेल और भी टर्जिड हो जाएगा, लेकिन रप्चरिंग ऑफ द सेल नहीं होगी, क्योंकि सेल, प्लांट्स के सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है, वो रिजिड है और वो सेल का ओवर एक्सपेंशन रोकता है। तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का प्लांट सेल के ऊपर असर था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट हाइपरटोनिक सोल्यूशन का प्लांट सेल के ऊपर असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। हमारे पास ये कोई प्लांट सेल है और इसको हमने एक ऐसी सोल्यूशन में रखा जो कि क्या है, हाइपरटोनिक है। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, ये है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर लेस सॉल्वेंट है और सेल के अंदर, अब सोल्यूशन क्या है, कंडीशन है हाइपोटोनिक। यहाँ पर मोर सॉल्वेंट, यहाँ पर लेस सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है, लेस सॉल्वेंट, और सेल के अंदर क्या है, मोर सॉल्वेंट है, वाटर। जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम वाटर को रिफर करते हैं। अब बाहर सॉल्वेंट कम है, अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एनिमल सेल की तरह एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट होती है। सेल के अंदर से वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आते हैं। सेल के इंटरनल में, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट कम है, तो सेल से वाटर मूव कर जाएगा, सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है, बीकर में पानी मूव करेगा। अब इफेक्ट क्या होता है इस किस्म के एनवायरनमेंट का प्लांट सेल के ऊपर। हाइपरटोनिक में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स का जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल का सबसे पहले एक्सोऑस्मोसिस होगी, पहला ये प्रोसेस होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी, पानी बाहर निकलेगा। उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है, तो सेल क्या होगा, सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड सेल होगा। प्लांट सेल फ्लैसिड हो जाएगा, बट द शेप डज नॉट चेंज। याद रखिए, सेल तो फ्लैसिड हो गया, बट शेप ऑफ द सेल डज नॉट चेंज। अगर एनिमल सेल का आप याद करें तो हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल का जो शेप है, सपोज ये नॉर्मल था और फिर एक्सोऑस्मोसिस की वजह से शेप जो है ऑफ द सेल इस तरह बन गया, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स में सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिर्फ जो वाटर है
वो प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है कि एक लार्ज वैक्यूल होता है, तो उस वैक्यूल से पानी बाहर निकलेगा। उसके बाद वैक्यूल से पानी निकल गया तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो सिर्फ सेल वॉल से थोड़ा सा डिटेच हो जाएंगे और एक साइड पे वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है सेल का साइज सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर कम्स आउट ऑफ द लार्ज वैक्यूल। प्लांट के सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल से पानी बाहर निकलेगा। अब पानी बाहर निकल रहा है, वैक्यूल बिकम्स स्मॉलर। क्या होगा, वैक्यूल पानी निकल गया तो वैक्यूल बिकम्स स्मॉलर। वैक्यूल का जो साइज है वो कम हो जाएगा, वैक्यूल स्मॉल हो गया। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल का सेंटर में यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमने पढ़ा था साइड पे है। अब जब इस वैक्यूल से पानी निकलेगा तो वैक्यूल का साइज जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वैक्यूल छोटा हो गया। तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है वो सेल वॉल से अलग हो जाएंगी, वो चीज़ें डिटेच होंगी सेल वॉल से, तो वैक्यूल बिकम्स स्मॉलर और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं दे आर डिटेच फ्रॉम द सेल वॉल। नेक्स्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जितनी भी कंटेंट्स ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, कंटेंट्स और डिटेच्ड जुदा हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी फ्रॉम द सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स वो सेल वॉल से डिटेच हो जाएंगी। अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स सेल वॉल से डिटेच हो गई, सेल वॉल एक साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्या होगा, सेल वॉल मूव टू वन साइड या मूव टू साइड ऑफ द सेल। अब सेल वॉल थोड़ा सा एक साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करता है। अब सेल वॉल ने मूवमेंट स्टार्ट की, सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या है, जब एक्सोऑस्मोसिस की मदद से या एक्सोऑस्मोसिस की वजह से सेल से पानी बाहर निकलेगा, सेल थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाएगा, वाटर बाहर निकल रहा है, सबसे पहले वैक्यूल से बाहर निकलेगा पानी, वैक्यूल स्मॉलर इन साइज हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स वो सेल वॉल से डिटेच होंगी। उसके बाद सेल वॉल जो है सेल के एक साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं, जब सेल इस कंडीशन में पहुंच जाएगा तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। और ये जो प्रोसेस है सेल वॉल का एक साइड पे मूवमेंट, वाटर का वैक्यूल से बाहर निकलना, वैक्यूल का साइज वो छोटा होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, द फिनोमेना इन विच द साइटोप्लाज्म shrinks या द वैक्यूल becomes smaller in size and cell wall starts to move to one side of the cell। तो इस कंडीशन को हम, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और ये जो सेल है जहाँ पर ये प्लाज्मोलाइसिस का अमल हुआ तो उस सेल को हम कहते हैं हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। तो एनिमल सेल हमने पढ़ा कि श्रिंक हो जाएगा, लेकिन प्लांट्स का सेल वो सिर्फ प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और बाकी सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। किस तरह चेंज होगा, किस तरह प्लाज्मोलाइज होगा, ड्रा करते हैं एक छोटा सा डायग्राम। अच्छा, तो ये प्लांट सेल था, ये प्लांट सेल था और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से यहां से पानी बाहर निकल गया। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है, वैक्यूल से पानी निकल गया, स्मॉल इन साइज हो गया। उसके बाद यहाँ जो सेल वॉल है, सेल वॉल थोड़ा सा, सपोज हम कह रहे हैं सेल वॉल यहाँ पर आ गया, सेल वॉल इस जगह पर। अब यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये सेल वॉल है प्लांट का,
तो बाकी सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेल वॉल यहाँ से मूवमेंट कर गया और साइड पर पहुंच गया। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेल वॉल यहाँ से डिटेच हो गई, तो ये सेल वॉल ने मूवमेंट स्टार्ट की बिकॉज जो वैक्यूल था, वैक्यूल से पानी निकल गया, तो वैक्यूल में क्या हुआ, इट बिकेम स्मॉलर। अब ये वैक्यूल है जिससे पानी निकला है, ये वैक्यूल से एक्सोस्मोसिस के थ्रू पानी निकल गया। तो ये प्लांट सेल के ऊपर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का इफेक्ट था, असर था। अच्छा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस और इस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब अगर हम इसी सेल को, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड जो फ्लैसिड बना है सेल है, अगर हम इसी प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल को दोबारा पानी में रखेंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो हम उसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा पानी में रखते हैं, ये बीकर, उसमें ये प्लांट का सेल है और हम यहाँ जाकर के ये प्लाज्मोलाइज हुआ है। अब सेल वॉल यहाँ पर मौजूद है। अब इस प्लाज्मोलाइज सेल को हमने अगेन क्या किया, हमने इसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा। यहाँ पर क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या सॉल्यूशन है। अब प्लाज्मोलाइज सेल को हमने दोबारा पानी में रखा, यहाँ पर पानी मौजूद है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज अगेन प्लेस्ड इन वाटर, तो क्या होगा, वाटर जो बाहर पानी का लेवल ज्यादा है, अंदर सेल के पानी का लेवल वो कम है, तो वाटर अगेन स्टार्ट्स टू मूव, वाटर अगेन स्टार्ट्स टू मूव इनटू द सेल। पानी जो है सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस की मदद से या एंडोऑस्मोसिस के जरिए दोबारा सेल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब पानी इंटर हो रहा है तो क्या होगा, दिस सेल गेट्स इट्स शेप अगेन। क्या होगा, द सेल जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल था, कौन सा सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये हमारे पास पहले था प्लाज्मोलाइज्ड सेल। द सेल अगेन गेट्स टू इट्स शेप, उसका जो पहले ओरिजिनल शेप था दोबारा आहिस्ता आहिस्ता उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पहले सेल वॉल से डिटेच हुई थी तो वो कंटेंट्स दोबारा इक्वली स्प्रेड हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जितनी भी हैं अगेन स्प्रेड इक्वली सेल के अंदर, इन द सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो दोबारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और सेल जो है इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, उसका जो ओरिजिनल शेप था दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हुआ। अब इंटर हो रहा है पानी तो सेल जो है दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये सेल का ओरिजिनल शेप दोबारा बहाल हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या है ये, अब ये फिनोमेना या ये प्रोसेस, दिस इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और ये जो सेल है जो पहले प्लाज्मोलाइज था, इस सेल को अब हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। सेल को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस का इफेक्ट था प्लांट सेल के ऊपर। प्लांट सेल को हमने पहले हाइपरटोनिक में रखा, हाइपोटोनिक में, उसके बाद हमने हाइपरटोनिक में रखा। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो जाएगा लेकिन रप्चर नहीं होगा बिकॉज ऑफ सेल वॉल। अगर हम हाइपरटोनिक में रखते हैं तो सेल में फ्लैसिड हो जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा और इस
फ्लैसिड शेप को हम कहते हैं ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, और इस फिनोमेना को जब पानी बाहर निकलेगा तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल दोबारा हमने उसको पानी में रखा, हमने दोबारा उसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा, तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखने के बाद पानी दोबारा सेल के अंदर एंटर होगा, सेल अपना जो ओरिजिनल शेप है दोबारा वो रिटेन करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, और इस दोबारा कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। जिस सेल ने अपना शेप रिटेन किया वापस, तो उस सेल को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल था, और अब उसके बाद ये बन गया डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये दो किस्म के सॉल्यूशन का इफेक्ट था, प्लांट सेल के ऊपर, एनिमल सेल के ऊपर। इसके बाद हम थर्ड सॉल्यूशन पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट या सॉल्यूशन में रखें तो दोनों के ऊपर सेल का असर, सॉल्यूशन का असर सेल के ऊपर क्या होगा, तो वो इसके बाद हम पढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करें और वो अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर करें, क्योंकि ये टॉपिक्स हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसमें सिर्फ टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे। तो पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट्स और एनिमल सेल पे ऑस्मोसिस का क्या इफेक्ट, क्या असर होता है। पहले हम लेते हैं एनिमल सेल। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, एनिमल सेल। हमने कोई भी एनिमल का सेल लिया और इसको हम रखते हैं दो किस्म के एनवायरनमेंट में। पहला, फर्स्ट हम एनिमल सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, और उसके बाद हम सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। पहले हम हाइपोटोनिक में, फिर हाइपोटोनिक में, और उसका इफेक्ट एनिमल सेल के ऊपर पड़ते हैं कि किस तरह क्या होता है। हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने डाला वाटर, यहाँ पर हमने पानी डाला हुआ है, और इस बीकर में हमने कोई भी एक एनिमल सेल रखा। जी, बीकर के अंदर पानी है, और यहाँ पर हम रखते हैं एक एनिमल सेल। यह हमारे पास एनिमल सेल है। एनिमल की बॉडी का कोई भी सेल बीकर के अंदर हमने रखा है। अच्छा, अब सेल के अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर मौजूद है हाइपो, या हम पहले लेते हैं यहाँ पर है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो है हाइपरटोनिक, हम कहते हैं ये हाइपरटोनिक सेल है, और इसको हमने रखा है हाइपोटोनिक में। सेल के बाहर बीकर में जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पास है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक, which has more solvent than interior of the cell। अब सेल के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर वाली एनवायरनमेंट को हम हाइपोटोनिक कहते हैं, और सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है तो उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। अब क्या होता है जब हम सेल को एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में हमने सेल रखा, तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। पहला स्टेप क्या होता है, यहां पर ऑस्मोसिस को हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर मेम्ब्रेन भी मौजूद है और वो सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब स्टेप 1 में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, मूवमेंट
ऑफ सॉल्वेंट होती है। कहाँ से होती है? फ्रॉम बाहर, हाइपोटोनिक है, सॉल्यूट ज्यादा है, हाइपोटोनिक टुवर्ड्स हाइपरटोनिक। आहिस्ता आहिस्ता वाटर मॉलिक्यूल्स वो सेल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हर साइड से वाटर इंटर होता है। अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब बीकर 1 में वाटर इनसाइड द सेल जा रहा है। क्या है यहाँ पर? इस बीकर में वाटर सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर है। वाटर गोज इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर कंटिन्यूअसली वाटर इंटर हो रहा है। अब रीजन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बाहर और अंदर हाइपर है, तो हायर से लोअर की तरफ वाटर या सॉल्वेंट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, और इस किस्म के मूवमेंट को हम कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो है लेकिन इंडो है, सेल के अंदर, सेल के अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं, तो इसको हम इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब व्हाट हैपेंस, जब कंटिन्यूअसली पानी इंटर हो रहा है तो फिर क्या होगा? सेल के ऊपर हम उसका इफेक्ट पड़ेंगे, टोनिसिटी का या फिर ऑस्मोसिस का इफेक्ट एनिमल सेल के ऊपर किया होगा। कंटिन्यूअसली पानी इंटर हो रहा है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट वाटर दैट गेट्स एंटर इनटू द सेल। अब सेल जो है वो पहले स्वेल हो जाएगा ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। फर्स्ट क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ द सेल। जब मोर एंड मोर वाटर इंटर होगा तो पहले सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, पानी अंदर दाखिल हो रहा है तो सेल उसका साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट द सेल बिकम्स टर्जिड, फिर वो टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मीन्स हार्ड हो जाएगा ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। वाटर इंटर हो रहा है तो पहले स्वेल हुआ, उसके बाद टर्जिड हुआ, और नेक्स्ट अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहा, पानी उसके बाद टर्जिडिटी के बाद भी पानी इंटर हो रहा है, तो फिर क्या होगा? सेल रप्चर हो जाएगा, ज्यादा स्वेल हो जाएगा, उसके बाद रप्चर हो जाएगा। इफ दिस कंटिन्यूज तो लास्ट में क्या होगा? रप्चरिंग ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगा और उससे लिक्विड जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब कंटिन्यूअसली पानी इंटर हो रहा है तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और रप्चरिंग के बाद सेल को डैमेज पहुंच जाएगा। तो ये टोनिसिटी का या फिर ऑस्मोसिस का एनिमल सेल के ऊपर इफेक्ट है जब हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंटिन्यूअसली हाइपोटोनिक से सेल के अंदर पानी इंटर हो रहा है। अब अगर कंटिन्यूअसली ज्यादा पानी इंटर होगा तो पहले सेल स्वेल हो जाएगा, उसके बाद टर्जिड हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस जारी रहा तो उसके बाद लास्ट में सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और सेल जो है वो खराब हो जाएगा। उस सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले ये हुआ था रेड ब्लड सेल के ऊपर। रेड ब्लड सेल्स में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अच्छा, ये हमारे पास पहला जो प्रोसेस था, सेल को हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अगर हम सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो क्या होगा। अच्छा, अब यहां पर एक बीकर, उसमें हमने सॉल्वेंट पानी डाला हुआ है और इस बीकर में हम रखते हैं एनिमल सेल, लेकिन यहां पर कंडीशन डिफरेंट है सेल के अंदर। अच्छा, अब सेल को हम रखते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। बाहर जो एनवायरनमेंट है वो क्या है बीकर में? वो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। और सेल के अंदर क्या है? अंदर सेल के वो है हाइपोटोनिक
इन्वायरमेंट, और याद रखिए ये एक एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल को हमने रखा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। अब क्या होगा यहाँ पर, सेल हाइपोटोनिक है और सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बीकर में वो हाइपरटोनिक है। व्हाट हैपन्स, सबसे पहले सॉल्वेंट या फिर वाटर सेल से बाहर निकलेगा, उसके बाद सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा। तो पहला क्या होता है, सॉल्वेंट, जो सेल के अंदर पानी मौजूद है, जो सॉल्वेंट मौजूद है, या वाटर मूव आउट। सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा। तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल से पानी बाहर निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन वाटर की कम है, अंदर ज्यादा है। तो सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी मूव कर जाएगा। इस बाहर की मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। इससे पहले हमने पढ़ा एंडोऑस्मोसिस। जब हम सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, सेल के अंदर पानी जाएगा। लेकिन अब हमने इसको हाइपरटोनिक में रखा है और सेल में पानी का सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद जो है सेल क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो हमारे पास इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का एनिमल सेल के ऊपर इफेक्ट क्या है। सबसे पहले एक्सोऑस्मोसिस होगी, पहला प्रोसेस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस होगी। वहां पर एंडोऑस्मोसिस हुआ था, यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस होगी, मतलब पानी सेल से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड हो जाएगा, सेल थोड़ा सा लूज हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक। तो ये होने से कि अगर ऑस्मोसिस का इफेक्ट है एनिमल सेल के ऊपर जब हम उसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं। एक्सोऑस्मोसिस, पानी बाहर निकलेगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा, उसके बाद श्रिंक हो जाएगा। अब ये जो सेल है ये हमें इस तरह नजर आएगा, ये क्या है, इसको हम कहते हैं श्रिंक, श्रिंकेज है। अब ये क्यों हुआ, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता सेल से बाहर पानी निकल रहा है, साइटोप्लाज्म से निकला, उसके बाद वैक्यूल से निकला, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अलग हुआ। जब सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म अलग हो गया तो उसके बाद ये सेल जो है ये श्रिंक हो गया और इसको हम कहते हैं फ्लैसिड सेल, इसको हम श्रिंकेज कहते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हुआ था और सेल रेड ब्लड सेल का मतलब एनिमल सेल था, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था सबसे पहले। तो रेड ब्लड सेल्स को जब उन्होंने हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखा तो वो इस तरह श्रिंक हो गया। इफेक्ट क्या है, पहले एक एक्सोऑस्मोसिस होती है, फिर सेल बिकम्स फ्लैसिड, उसके बाद सेल श्रिंक हो जाएगा और थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो ये एनिमल सेल के ऊपर हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का या सोल्यूशन का असर था। नेक्स्ट हम यही इफेक्ट पढ़ते हैं प्लांट सेल के ऊपर।